चर्चा के लिए रखे गए हैं। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था। इस बात का एहसास तो बामसेब को बनाने वाले लोगों को ही सबसे पहले, और इसलिए मान्यवर काशीराम साहब, डी.के. खापर्डे साहब और दीना भाना साहब ने मिलकर बामसेब को बनाया कि बाबा साहब, जिन पढ़े लिखे लोगों ने आपको धोखा दिया, हम उसमें से नहीं, हम भी आपके आंदोलन के बदौलत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए पढ़े लिखे वर्ग को पैदा किया, हम उस मकसद के लिए काम करने का काम करेंगे, और उस मकसद के लिए दूसरे पढ़े लिखे वर्ग के लोग तैयार हों तो इसके लिए बामसेब संगठन बनाने का काम बामसेब बनाने वाले लोगों ने किया। तो इस बात को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार के उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बामसेब को 45 साल हुए और लगातार बामसेब जागृति पैदा करने का काम देश में कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर देश में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो दिखाई देगा, नहीं देखें तो नहीं दिखाई देगा। आमतौर पर हमारा जो बहुजन समाज है वो निराश समाज है, तो हमारे बहुजन समाज के लोग बार बार निराशा की ही बातें करते रहते हैं, निराशा की इतनी ज्यादा बातें करते हैं। अगर आप आरएसएस की बात करो तो उनको 90 साल लग गया सेंट्रल की गवर्नमेंट पर कब्जा करने, अभी तो हमको 45 साल ही हुआ है। इतने में आरएसएस वालों की हालत खराब है, बोली बदलनी पड़ रही मोहन भागवत को। जो कहते थे मुसलमान विदेशी हैं, वो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। ये बोली किसकी वजह से बदल रही है? अगर देश में कुछ हो नहीं रहा है तो बदल क्यों रही है? आज वामन मेश्राम साहब की सभाओं पर पाबंदी लगाई जा रही, क्यों लगाई जा रही? अगर कोई डर नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों हो रहा है? देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और उस परिवर्तन की जड़ में अगर कोई है जो निरंतर 45 साल से काम कर रहा है तो बामसेब संगठन है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग कहते रहते हैं वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं हो रहे, वो इकट्ठा नहीं रहे, ये कहते रहते। हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया, बहुजन मूवमेंट को अगर जीवंत करने का काम किसी ने किया, बहुजन मूवमेंट से लोगों की अपेक्षा जोड़ने का, लोगों को लगा कि अब कुछ होने वाला है, अगर ये पैदा करने का काम किसी ने किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया और करके दिखाया। और मान्यवर काशीराम का मूवमेंट जिस तरीके से उनके ना रहने के बाद में जिस तरीके से अस्त व्यस्त किया गया, उसके बाद बहुजन मूवमेंट में अगर ऊर्जा पैदा करने का काम किसी ने किया तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका 2-4 जिले में संगठन हो जाता है, जो 2-4 साल काम कर लेता है, 4-6-10 हजार लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, वो या तो कांग्रेस से टिकट मांग लेता है या तो बीजेपी से टिकट मांग लेता है, विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है। मगर वामन मेश्राम साहब भी कोई आदमी है, 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, और देश में बहुजन मूवमेंट के तौर पर अगर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा समर्थन वाला, और देश में सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला, और देश में केवल शेड्यूल कास्ट में नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अगर कोई नेता है तो आज की तारीख में वो वामन मेश्राम साहब हैं। इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी बातें समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इस मूवमेंट को हमें मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना करने की जरूरत नहीं है, मजबूत करने की जरूरत है। आलोचना तो लोग बाबा साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग काशीराम साहब के समय में भी किया करते थे, आलोचना लोग आज वामन मेश्राम साहब की भी कर रहे हैं। आलोचना करने का समय नहीं है,
मूवमेंट को मजबूत करने का समय। जो लोग आलोचना में पड़े रहेंगे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। कमियां ढूंढोगे तो हजारों कमियां निकालना ही है तो किसी में निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको विकल्प पूछा जाएगा कि वामन मेश्राम का, वामसेप का विकल्प क्या है, तो आप बता नहीं सकते कि विकल्प क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आलोचना करना बंद कर दो। आज की जो कंडीशन है, आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति, पूरा विपक्ष डरा हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां डरी हुई हैं, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे वो लोग डरे हुए। बोल कौन रहा है देश में, लड़ कौन रहा है देश में? जब 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर वापस किया गया। जब एनआरसी सीए का मामला आया, वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर भारत बंद हुआ और तब से एनआरसी सीए का मुद्दा गायब है। क्योंकि जो मुद्दा आरएसएस बीजेपी ये फैला रही थी कि केवल मुसलमानों के विरोध में है, जब भारत बंद हुआ वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर, वो मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि वो मुद्दा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका मुद्दा हो गया। तो फिर आरएसएस को लगा अब तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से हमारा ही नुकसान होगा, और उनकी पिच पर जाकर उनको आउट करने का काम वामसेप ने कर दिया। तो हमें समझने की जरूरत है। अभी जाति जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद किया। अजान विवाद से लेकर, हिजाब विवाद से लेकर, काशी मथुरा विवाद से लेकर तमाम प्रकार के विवाद पैदा किए गए। इसके बावजूद भी जब उसकी चर्चा नहीं रुकी तो नूपुर शर्मा से बयान दिलवाना पड़ा मोहम्मद साहब के ऊपर। तो देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मगर हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है क्या हो रहा है। और देश में जो हो रहा है उसमें पर्दे के पीछे वामसेप संगठन है। वामसेप राजनीतिक संगठन नहीं है, वामसेप आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, वामसेप धार्मिक संगठन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वामसेप की धमक, वामसेप का प्रभाव आपको हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और तमाम राज्यों में धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? आपको लगता है मुसलमानों के विरोध में लाना पड़ा, गलत है। वामसेप की जागृति की वजह से लोग जागृत हुए कि ये ब्राह्मण धर्म हमारी गुलामी का कारण है, तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है। और जब लोगों ने इसकी शुरुआत किया, कहा सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के कानून लाए गए। तो आज वामसेप की धमक है। जिन मुद्दों को वामसेप उठा रहा है वो मुद्दे सेंट्रल के इशू बन रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं हमारे सामने, लेकिन ये कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो यहां नहीं आते, मगर वो वामसेप की विचारधारा से सहमत हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोगों को जानना और समझना पड़ेगा कि आज वामसेप की देश में भूमिका क्या है। वामसेप आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर वामसेप जागृत कर रहा है उन मुद्दों पर देश में आंदोलन हो रहे हैं उन मुद्दों पर देश में आंदोलन। तो आज की तारीख में वामसेप की भूमिका बहुत बड़ी है। और अगर आरएसएस के खिलाफ अगर आज कोई बड़ी ताकत है देश में तो वामसेप है। इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़े। हम नाम कितने की भी ले लें, कोई एमपी होगा, एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा, मगर अगर पूछो संगठन कितने जिलों में, कितने राज्यों में, नहीं है। देश भर में अगर संगठन है तो वामसेप का है, और वामसेप के साथ काम करने वाले जो सहयोगी संगठन हैं उन लोगों का संगठन देश में है। और हम ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा होने की बात करते रहते हैं जिनका मन आया तो बीजेपी में चले गए, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, और फिर हम कहते नहीं इकट्ठा क्यों नहीं होते। अरे उनका मकसद इंडिविजुअल है, वामसेप का मकसद समाज का है। दोनों की पटरी कैसे बनेगी, दोनों की लाइन एक कैसे होगी? किसी का मकसद इंडिविजुअल है और किसी का मकसद समाज का है, दोनों का एक लाइन कैसे होगा?
हमें बहुत सारी चीजें, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज तो देश में एक्सीडेंटल नेता भी हो जा रहे हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में आजकल क्या हो रहा है, जो पंचायत का चुनाव लड़ता है वो क्या करता है, पूरे इलाके में गांव गांव अपने लोगों को अलर्ट रखता है। किसी गांव में अगर कोई आदमी मर जाए तो मुर्दाबाद में घाट पर पहुंचता है, नेता पहले घाट पर पहुंचकर मुर्दे का इंतजार करता है। क्यों? उसको लगता है कि इमोशनल टाइम है, अगर इस समय घाट पर मैं मिलूंगा तो मुझे नेता मान लेगा। देश में भी ऐसी परिस्थिति है। लोगों को समझाने का, बताने का, जागृत करने का काम करने के बजाय घटना हो जाए, 200, 500, 1000 लोगों को लेकर पहुंच गए, हम नेता हो गए, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। हमें फर्क करना आना पड़ेगा। अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमें फर्क करना आना पड़ेगा। इन चीजों में फर्क करना पड़ेगा। अगर हम फर्क नहीं कर सकते, हम क्यों बुद्धिजीवी हैं? फिर तो हमको मीडिया चला रही। अगर हम ये फर्क नहीं कर सकते तो हम बुद्धिजीवी नहीं है, हमको मीडिया फिर चला रही है। चाहे वो सोशल मीडिया चलाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया चलाए। कोई आदमी जोर जोर से एक जगह बैठकर सोशल मीडिया में बोलता हो। बनारस वाले 2-3 पंडित जी भी बोलते हैं भाजपा के खिलाफ में बहुत। तो हमारे कुछ लोग कहते नहीं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हमने कहा अरे भाई, आप लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं तो थोड़ा आपको फर्क करना आना चाहिए। बढ़िया बोलना और मूवमेंट चलाना, दोनों में बहुत अंतर है। बढ़िया बोलना, जो आदमी बढ़िया बोल रहा है वो हर आदमी मूवमेंट चला रहा है, ये जरूरी नहीं है। इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज देश में अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो बामसेब का मूवमेंट चल रहा है, और उसके बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देश में देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में और बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। अभी आरएसएस मुख्यालय पर मोर्चा ले जाने का ऐलान हो गया है किसी में? तो आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूं, ओबीसी समाज का आदमी हूं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसलिए अगर ओबीसी समाज के बारे में कुछ बात ना कहूं तो फिर ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं जरूर कुछ बातें उस पर भी कहना चाहता हूं। विषय बहुत सारे हैं, तो खराज साहब हैं, वो बहुत सारी बातें कहें। बहुजन मूवमेंट की जो आज तक जो स्थिति है, उस स्थिति का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि बहुजन मूवमेंट को ब्राह्मणों द्वारा संकुचित किया गया और सीमित किया गया। और ये संकुचित और सीमित करने का जो कार्यक्रम है, ये छत्रपति साहू महाराज के जाने के बाद से शुरू हो गया। ज्योतिबा फूले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया था, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज मिल करके जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे तो 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज की हत्या कर दी गई। और छत्रपति साहू महाराज की हत्या होने की वजह से जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो लीडरलेस हो गए। बैकवर्ड क्लास के लोग लीडरलेस हो गए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट के लीडर तक रोकने की तमाम कोशिशें ब्राह्मणों ने किया, और काफी हद तक वो उसमें कामयाब हो गए। और इस कामयाबी की वजह से जो बैकवर्ड क्लास का समर्थन था वो गांधी, नेहरू और कांग्रेस को चला गया। क्योंकि बैकवर्ड क्लास के पास लीडरशिप नहीं थी, नहीं होने की वजह से वो जो समर्थन था वो गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास चला गया। और गांधी, नेहरू, कांग्रेस के पास वो समर्थन जाने की वजह से गोलमेज सम्मेलन में भी ओबीसी का कोई मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि ओबीसी की बात करने वाला कोई आदमी नहीं था। और गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट की बात भी नहीं करने देना चाहते थे। ये तो हजारों लेटर भारत से खून से लिखे हुए गए कि हमारे नेता गांधी जी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता मिली बोलने के लिए, और फिर उन्होंने बहुत सारे अधिकार लंदन से, गांधी और अंग्रेजों से, दोनों से लड़ाई झगड़ा करके हासिल किया। और फिर भारत आकर गांधी जी ने अनशन किया, और अनशन करके वो अधिकार छीन लिए। अगर साहू महाराज 10 साल तक और जीवित होते,
क्योंकि यह छत्रपति साहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष चल रहा है। 6 मई 1922 को उनका परिनिर्वाण हुआ था और अभी ये 2022 चल रहा है, तो 100 साल पूरे हो गए। तो हमें समझना है, अगर 10 साल और छत्रपति साहू महाराज जीवित होते तो 32 के गोलमेज सम्मेलन में छत्रपति साहू महाराज होते, तो गांधी और कांग्रेस के लोग ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब नहीं होते, तो हमारी समस्याएं 32 में ही समाधान हो गई होती। क्योंकि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया, तो साहू महाराज ने तो अपने समय में अंग्रेजों को लेटर लिखा था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो गोलमेज सम्मेलन में भी मांग करते, तो फिर ये मामला गांधी जी के हाथ में नहीं जाता और हम लोगों को अधिकार मिल गए होते। लेकिन इसकी वजह से ओबीसी का नुकसान हुआ, और ओबीसी का नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि बहुजन मूवमेंट का नुकसान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मशक्कत के बाद संविधान सभा में गए, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा और लास्ट में उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके आर्टिकल 340 भी भारतीय संविधान में लिखने में और डालने में कामयाब हो गए। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या समस्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या है कि पिछड़े वर्ग को आर्टिकल 340 कहां पता है। वो तहसील से जाता है, सर्टिफिकेट ओबीसी का ले आता है, उसको लगा देता है, नौकरी ले लेता है, मगर आर्टिकल 340 तो पता नहीं है पिछड़े वर्ग के आदमी को। तो पिछड़े वर्ग के आदमी को पता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, अरे बाबा साहब अम्बेडकर का तुम नाम ले रहे हो, तुम्हारे लिए क्या किया। जब वो संविधान में लिख ही रहे थे, ब्राह्मण क्या कहते हैं, जब लिख ही रहे थे तुम्हारे लिए भी लिख देते, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए लिखा, वैसे तुम्हारे लिए लिख देते। अब ब्राह्मणों को तो पता है कि इनको भड़काना है, अब बैकवर्ड क्लास के आदमी को जानकारी नहीं है, उसको भी लगता है। संविधान निर्माता बाबा साहब को कहा जाता है, बाबा साहब लिख ही रहे थे तो हमारे लिए भी 4 लाइन लिख दिए होते तो हमको भी आरक्षण मिल गया होता उसी समय, मगर हमारे लिए नहीं लिखा। तो समझाना पड़ेगा। मैं देश भर में एक ही काम पर लगा हुआ हूं, इसी काम पर लगा हुआ हूं कि जिन गांधी और कांग्रेस के लोगों के ऊपर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भरोसा किया, वो गांधी और कांग्रेस के लोगों ने बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। गोलमेज सम्मेलन में बैकवर्ड क्लास का कोई मुद्दा नहीं उठा, संविधान सभा में बैकवर्ड क्लास के लोगों को गांधी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस का अनियंत्रित बहुमत होने की वजह से जो ओबीसी का मुद्दा उठना चाहिए था वो प्रभावी तरीके से नहीं उठ पाया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश करके आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा, और जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। ये बात बैकवर्ड क्लास के लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू बार बार कहने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना रहे थे। ये बात भी पिछड़े वर्ग के लोगों को पता नहीं थे। आर्यल चंदापुरी पिछड़े वर्ग के बिहार के नेता थे, उनको ये बात पता चली तो बाबा साहब से मिलने के लिए गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा आप पटना आइए, हम आपका कार्यक्रम करना चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को पटना बुलाया तो नेहरू को बड़ा डर लगा कि अगर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग एक साथ आ गए फिर कांग्रेस का क्या होगा। इसलिए उस रैली पर पत्थर फेंकवाने का काम किया और उस कार्यक्रम को विफल करवाने का काम किया। वो फोटो अभी भी है, जब पत्थरें चल रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर को छाता लेकर बचाने का काम चंदापुरी जी जो बैकवर्ड क्लास फेडरेशन चलाते थे वो कर रहे थे, और चंदापुरी जी के आंख में भी पत्थर लगा और खून भी निकला। तो ये इतना बड़ा, जब जब ओबीसी और एससी की इकट्ठा आने की बात हुई तो इस तरीके की बातें हुई। जब साहू महाराज और बाबा साहब मिलकर लड़ रहे थे तो साहू महाराज की हत्या हो गई। जब चंदापुरी बाबा साहब इकट्ठा आए तो यह रैली को विफल किया गया। बाबा साहब ने लखनऊ के अपने सम्मेलन में कहा, जब ओबीसी के लोग बाबा साहब को मिलने के लिए गए और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप जैसा लीडर शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला इसलिए उनको उनका अधिकार मिला, मगर हम बैकवर्डों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है, और ऐसा कोई लीडर ना होने की वजह से हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा।
और बाबा साहब अंबेडकर इसकी कोशिश कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को यह बात समझ में आई, बाबा साहब अंबेडकर कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये इकट्ठा आ गए तो खतरा बढ़ जाएगा। तो 56 में बाबा साहब अंबेडकर चले गए। तो ये सिलसिला लगातार टूटता रहा, मगर मेरा ये कहना है कि इसके बगैर मामला हल नहीं होगा। बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये सारा मिला के बहुजन होता है। एक जाति का आदमी बहुजन नहीं हो सकता, ये सारा मिलाकर बहुजन होता है और इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बात को बामसेफ के बनाने वालों लोगों ने समझा, इसलिए उन्होंने केवल शेड्यूल कास्ट का संगठन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बामसेफ को लिखा द ऑल इंडिया बैकवर्ड, और इन द ब्रैकेट लिखा SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। काशीराम साहब, दीना भाना साहब, DK खापर्डे साहब इस बात को समझ रहे थे जो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसलिए उन्होंने बामसेफ को बहुजन समाज का संगठन बनाया। तब उनकी भी आलोचना हुई और तमाम उस समय बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने उन लोगों को कहा एक जाति नहीं जुड़ रही है, ये बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस काम को करने का काम किया, जिसका आज बहुत बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। ये सिद्धांत मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेफ बनाने का दिया, और यूपी में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, जो बात बाबा साहब कह रहे थे, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, मुलायम सिंह और काशीराम साहब साथ आए, SC और OBC साथ आ गए। बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया कि इनके विधायक नए नए आए हैं, इनको परेशान किया जाए विधानसभा में। तो सपा और बसपा के विधायकों ने मिलकर इतना पिटाई किया कि केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। इतना बड़ा हो गया। बाबा साहब तो केवल जूते का फीता खोलने के लिए कह रहे थे, काशीराम साहब ने जब ये प्रयोग किया तो यहां तक मामला खड़ा हो गया। काशीराम साहब ने 85% का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन 85% को जोड़ने का जो विस्तृत प्लान था, वो प्लान काशीराम साहब के पास में नहीं था। और इसलिए काशीराम साहब ने अपने जीवन के अंत में कहा, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, मगर बहुजन समाज नहीं बना पाया। मेरे जो अनुयायी हैं वो बहुजन समाज बनाने का काम करें। पार्टी बनाना आसान था, समाज बनाना कठिन काम है। तो ये 85% समाज बनेगा कैसे, ये बहुजन समाज बनेगा कैसे? बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर हुआ क्या है, बहुजन मूवमेंट को अलग अलग स्टेटों की एक एक जाति तक सीमित किया ब्राह्मणों ने। ये साजिश हुई, ये षड्यंत्र हुआ। अब इस षड्यंत्र को हमको विफल करना है, इस षड्यंत्र को फेल करना है। तो इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए इसको ब्रॉड करना होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को लाना होगा। इसलिए आज क्या है, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का मूवमेंट के साथ काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, देश भर में मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा है। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, देश भर में बुद्धिस्टों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग सामाजिक समूह के लोग जो 85% के अंतर्गत आते हैं, जो बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं, उनमें जागृति पैदा करने का, उनको संगठित करने का, उनके अंदर नेतृत्व पैदा करने का, ये सारा का सारा काम आज बामसेफ की विचारधारा के आधार पर देश भर में किया जा रहा है। ये है बहुजन मूवमेंट। हमें इसको समझने की जरूरत है। सोच समझ कर कोई काम किया जा रहा है। सोच समझ कर जो नींव तैयार की गई, उस नींव के ऊपर दीवार खड़ी हो रही है, और दीवार के ऊपर छत पड़ेगा तो एक दिन में थोड़े रहेगा, बहुत लंबा मामला तक चलेगा। तो इसलिए हमको पेशेंस के साथ, हमारे लोगों की क्या समस्या, पेशेंस ही नहीं है। आज बीज डाला और सुबह खेत में जाते उसको खोद के देखते हैं, अंकुरित हुआ कि जमा कि नहीं जमा, नहीं जमा, नहीं जमेगा, निराश हो जाते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो जमेगा कैसे? तो हमारे लोगों को पेशेंस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में अगर RSS का मुकाबला कोई कर सकता है तो बामसेफ ही कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अध्यक्ष बदलते, अध्यक्ष बनना मकसद है?
अध्यक्ष बनना मकसद है, मूवमेंट चलाना मकसद है। बाबा साहब कब तक अध्यक्ष रहे, काशीराम साहब कब तक अध्यक्ष रहे? अध्यक्ष बदलना मकसद नहीं है, मूवमेंट चलाना मकसद है। और मूवमेंट का जो सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा लड़ाकू व्यक्ति है, उसको ही लीडरशिप करने की जरूरत है। क्योंकि कुत्ते की लीडरशिप अगर शेर करे तो वो कुत्ते भी शेर की तरीके से लड़ते हैं, और शेरों की लीडरशिप अगर कुत्ता करे तो शेर भी कुत्ते की तरीके से लड़ते हैं। इसलिए अध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है जिससे है उससे है, वहां लड़ाई लड़ना है। इतना बड़ा सोचने से नहीं होगा। हमारे लोग बात बहुजन की करते हैं, 85-90% की करते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा सोचने से होगा। अपनी मानसिकता को बड़ा बनाना पड़ेगा, बराड करना पड़ेगा। बराड जो करता है उसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। जितना आप छोटा सोचोगे उतना ज्यादा आप सेग्रीगेट होते जाओगे। जो जाति चेतना का विषय बनाया गया है ना, जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का बच्चड़ बनेगी, बन रही है, क्योंकि हमारा आदमी संगठन बनाता बहुजन के नाम पर, शोषित के नाम पर, तमाम नाम से। और मानसिकता कितनी गंदी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। नाम रखा बहुजन, नाम रखा शोषित, और मानसिकता कितनी गंदी है, कितनी छोटी है, अपनी ही बिरादरी का आदमी होना चाहिए। फिर कैसे होगा सफल? ब्रॉड बेस करना होगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचोगे फिर सबको समाहित कर सकते हो, छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते। छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो, छोटा सोचकर सबको समाहित नहीं कर सकते, छोटा सोचकर दोषारोपण कर सकते हो। हमारे लोग दोषारोपण ही करते हैं, और नहीं हो सकता ये तो हमारे लोगों के जुबान पर ही रहता है। बाबा साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, काशीराम साहब को भी कहते थे नहीं हो सकता, आज मेसराम साहब को भी कहते नहीं हो सकता। जो हो गया, इतना सारा हो गया, वो देखते नहीं और कहते रहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये निकाल दो। किसी ने ये कहा है कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। असंभव शब्द जो है ये मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। किसी ने ये कहा है दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। पहले तो ये बात भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये जाति चेतना आज बहुजन मूवमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। जाति चेतना, क्योंकि हमारे आदमी की सोच कैसे, जब हम किसी संगठन में आते हैं हम बहुजन सोच के साथ नहीं आते। हम पहले सोचते क्या, अगर हम बैकवर्ड हैं तो हम बैकवर्ड ढूंढते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट ढूंढता है, कोई शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब ढूंढता है, कोई माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी ढूंढता है। अब उतना मिल गया, अब उतने से भी संतुष्टि नहीं होती है। फिर जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड में अपनी बिरादरी का ढूंढता है, जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट में अपनी बिरादरी ढूंढता है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब में अपनी ट्राइब ढूंढता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी में भी अपनी माइनॉरिटी ढूंढता है। और उतना मिल गया तो फिर उसके आगे जाति में उपजाति ढूंढता है। तो अगर ऐसा हम करेंगे और ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं तो इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है, ब्राह्मणों का फायदा होने वाला है। और ब्राह्मण इसका फायदा ले रहे हैं। आप देख लो, उत्तर प्रदेश आपके यहां से लगा हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, फैजाबाद के पास का अम्बेडकर नगर जिले का। तो आप देख लो, बिरादरी का नेता बिरादरी में आता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी ही पीछे रह गई। तो आदमी सोचता है सारी आगे चली गई। हर बिरादरी वाला जब मीटिंग करता है तो अपनी जाति के लोगों को समझाता है, नहीं सब जाति वाले आगे चले गए, अपनी पीछे रह गई। तो बिरादरी का आदमी सोचता है यार सब आगे चले गए, हम ही पीछे रह गए। तो नेताजी आए, आगे ले जाना चाहते हैं, नेताजी के पीछे हो जाओ। तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, मोहन भागवत के पीछे, और बिरादरी नेताजी के पीछे। अभी 27-28 मिनिस्टर बनाया था 2022 चुनाव के पहले बीजेपी ने, जाति जाति के लोगों को प्रचार हुआ, 28 मिनिस्टर बना दिया। हमने कहा भाई पता करो, एक भी आर्डर दिल्ली में बैठकर निकाला क्या बैकवर्डों के फेवर में? तो हमारे कुछ लोगों ने बताया कि सर अभी तो ऑफिस ही अलॉट नहीं हुई है, तो ऑर्डर कहां से निकलेगा? तो हमने कहा तो इसका मतलब ये है उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, भाजपा का प्रचार मंत्री बनाया कि दिल्ली मत बैठो, अपनी बिरादरी में जाओ और कहो
देखो भाजपा वालों ने तुम्हारी बिरादरी को मिनिस्टर बनाया, गाड़ी दिया है, सिक्योरिटी दिया है, इसलिए सारा का सारा वोट बीजेपी को देना है। ये जातीय जागृति की वजह से हो रहा है। हमको अधिकार जाति के नाम पर मिलता है, या जाति हमारे बाप दादा ने बनाई? अगर जाति हमारे बाप दादा ने बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए अपने को ही नीचे रख लेता? बनाने वाला कम से कम इतना अकलमंद तो होगा ना कि लात जूता नहीं खाएगा, दूसरे को मार सकता है, मगर खुद खाने के लिए अपने को नीचे तो नहीं रखेगा। लेकिन जाति व्यवस्था में हम सभी लोग जो बहुजन समाज में आते हैं, जाति व्यवस्था में तो हमें लात जूता खाने के लिए नीचे ही रखा गया है। जब हमें लात जूता खाने के लिए नीचे रखा गया है तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई है, बल्कि हमारे दुश्मनों ने बनाई। और दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद होगा। दुश्मनों ने बनाई तो दुश्मनों का मकसद है। और जो दुश्मन है वो केवल एक जाति का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल कास्ट का दुश्मन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का दुश्मन नहीं है, ओबीसी माइनॉरिटी का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा कॉमन एनिमी है। जो दुश्मन है जिसने जाति व्यवस्था बनाई वो हम सबका कॉमन एनिमी है। जब कॉमन एनिमी है तो अलग अलग क्यों लड़े? जब कॉमन एनिमी है, हम सबका शत्रु है, तो हम सबको मिलकर शत्रु के खिलाफ लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब हम सब का दुश्मन हो है, ज्योतिबा फुले ने बताया ओबीसी थे तुम्हारा दुश्मन हो, साहू महाराज ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, बाबा साहब ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है, पेरियार ने बताया तुम्हारा दुश्मन हो है। जब हम सबका दुश्मन वो है तो हम सब अलग अलग लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। हम सब एकजुट होकर के लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिले, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर मिले, ओबीसी के नाम पर मिले, अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता चाहिए बिरादरी के नाम पर। अधिकार मिले हैं ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, मगर हमें नेता कैसा चाहिए? बिरादरी के नाम पर। अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर और नेता ढूंढेंगे बिरादरी के नाम पर, सत्यानाश ही होगा। कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को जाति से ऊपर उठकर अपने को पहले तो एससी, एसटी, ओबीसी मान लो जिसके नाम पर अधिकार मिला है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। राजा वृद्धरथ की हत्या के बाद में ये सारा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शूद्र अतिशूद्र हमारे लोगों को बनाया गया, थोपा गया। हमारे पुरखे एक ही थे। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे तो हमारी आबादी 85 से 90% है। हमारी आबादी 85 से 90% है तो हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। और हुक्मरान बन जाएंगे तो जो हमारी खोई हुई गौरवशाली विरासत है उसको हम वापस ले लेंगे। भारत विश्वगुरु था, हमारे पुरखों ने बनाया। भारत सोने की चिड़िया था, हमारे पुरखों ने बनाया। अखंड भारत था, हमारे पुरखों ने बनाया। आज जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो बात इसलिए करते हैं कि हमारे कान को अच्छा लगे और हम उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये हम ही कर सकते हैं। आप बताओ, आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, बोलते हो खराब कर देगा, उसका थोड़ा ही। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे देते हो तो सत्यानाश ही होगा देश का। इसीलिए देश का सत्यानाश हुआ है। सारी चीजें बिक रही हैं और विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके भारत खड़ा रहता है। ये इसीलिए हुआ है। इसलिए अगर अपने को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है और भारत को जो खोई हुई गौरवशाली विरासत है जो हमारे पुरखों की थी, अगर उसको वापस लाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और एकजुट होकर के अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। लड़ाई बहुत हद तक आगे बढ़ गई है, ज्यादा बची नहीं है। हमारे लोग आरएसएस करते, आरएसएस हमसे परेशान है। जो वामसेव की आइडियोलॉजी है, जो वामसेव की आइडियोलॉजी, उसकी कोई काट आरएसएस के पास नहीं है। वैचारिक रूप से कब का परास्त कर दिया और फिजिकली परास्त कर रहे हैं, मैदान में परास्त कर रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ? भाग गए आरएसएस के लोग, आए नहीं मैदान में कार्यक्रम रोकने के लिए।
फिजिकली भी परास्त कर रहे हैं, वैचारिक भी परास्त कर रहे हैं। बस हमको कितना करना है। आरएसएस की विचारधारा एक जहर है। वो जहर की फ्रेंचाइजी गांव मोहल्ले घर हर जगह खोल के रखा हुआ, जहर बेच रहा है दवा लिख करके उसकी पुड़िया पर। अगर हम उसके बगल में दवा की भी फ्रेंचाइजी खोल दें, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की, तो एक जहर की पुड़िया मिलेगी, एक दवा की पुड़िया मिलेगी। तो लोग सोचेंगे यार बहुत दिन से जहर की पुड़िया ले रहे थे, आज दवा की देख लेते हैं क्या है इसमें। और अगर एक बार दवा की पुड़िया आजमा लिया, बोलेगा फायदा तो यही करेगा, तो फिर वही लेना शुरू कर देगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश निराश वो लोग हैं, इसलिए कार्यक्रम रोक रहे हैं। हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो सफल होते, ईवीएम का प्रयोग नहीं करते, अगर उनके फेवर में लोग होते। लेकिन दुनिया का इतिहास है, दुनिया में कोई ईवीएम ऐसी नहीं बनी है जो समाज में बहुमत देती हो। विधानसभा और लोकसभा में ईवीएम बहुमत देती है, समाज में बहुमत देने वाला कोई ईवीएम नहीं बना है। अगर हम फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा समाज में स्थापित करते हैं तो समाज में हमारा बहुमत होगा। और अगर समाज में बहुमत होगा, 48 घंटे के अंदर ईवीएम का बंदोबस्त हो जाए। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम जन आंदोलनों ने किया है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। उनको पता है वो सत्ता में है, इसके बाद भी डर रहे हैं। उनके पास सारी पावर है, इसके बाद भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वामसेप की वास्तविक ताकत का अंदाजा है। हमारे लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसलिए हमें कितना करना है, आंदोलन का जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसको घर घर तक पहुंचाना है, संगठित करना है, संगठित ताकत निर्माण करना है। ये लड़ाई केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आशा